बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले बेटा हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है। वो कह रहे हैं कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U is equal a curly bracket such that X is a multiple of 2। बेटा जब भी मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब मल्टीपल का लफ्ज आएगा, आपने ये बात समझ लेनी है कि यहाँ पर 2 के टेबल की बात हो रही है। जब भी मल्टीपल, जिस भी डिजिट के साथ मल्टीपल का वर्ड आ रहा होगा, जैसे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 6, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 का टेबल पूछा जा रहा है, यहाँ पर 6 के टेबल की बात हो रही है, यहाँ पर 8 के टेबल की बात हो रही है। क्योंकि देखें टेबल में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, 2 को पहले क्या करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कह देंगे 2 2s are 4, फिर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह देंगे 2 3s are 6। तो इसका मतलब है कि टेबल में बेसिकली तो मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है ना। तो इसलिए जब भी मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 4, जब भी मल्टीपल का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि आपने उस हिस्से के टेबल को लिखना है। ठीक है जी, ये तो हमारी पहली बात हो गई इस स्टेटमेंट के अंदर। अब साथ वो कुछ शर्त लागू कर रहा है, और वो जो उसकी शर्त है वो क्या है, वो कह रहा है कि 0 लेस देन x, यानी 0 x से छोटा है, यानी x क्या है, 0 से बड़ा है। और साथ दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि जो x है वो 30 से लेस होना चाहिए या 30 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम यूं करके देखते हैं ना कि ये क्या है, ये इक्वल बन जाएगा, और जब हम इस लाइन पे हाथ रख लेते हैं तो वो क्या होता है, लेस देन, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है या 30 के बराबर है। ठीक है, ये उसने किसके लिए हमें स्टेटमेंट दी है, अपना U सेट बनाने के लिए। इसी तरह वो A सेट बनाने के लिए भी हमें एक स्टेटमेंट दे रहा है, क्या, X such that X is a multiple of 6। अभी हमने बात की ना कि जब भी मल्टीपल का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है हमने उस हिस्से का टेबल लिखना है। तो यहाँ पर किसका टेबल लिखा जाएगा, 6 का, लेकिन साथ जो शराइत है वो वही है। ठीक है, कि X 0 से बड़ा होगा और इसके अलावा x जो है वो 30 से लेस देन या 30 के बराबर होगा। बी सेट बनाने के लिए जो उसने हमें स्टेटमेंट दी है वो भी वही है, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, यानी 8 का टेबल अब यहां पर पढ़ा जाएगा कि क्या बनाने के लिए, बी सेट बनाने के लिए, लेकिन बाकी की शर्त जो है वो वही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और उसमें वो क्या हमसे कह रहा है, लिस्ट सेट्स A एंड B इन अ टेबुलर फॉर्म। बेटा टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स को इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, यानी जब भी किसी सेट के अदाद को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा वो कहलाएगी शक्ल टेबुलर फॉर्म। ठीक है, लिखते हैं अब जरा, सेट ए और बी को हमने लिखना है। तो सेट ए के लिए हमें क्या स्टेटमेंट दी गई थी, x जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए, लेकिन वो 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा। तो हम इसके लिए कर लिखते हैं जी, ए कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हमने क्यों डालनी है, क्योंकि हमसे टेबुलर फॉर्म पूछी गई है, और टेबुलर फॉर्म होती ही वो है जो इनसाइड कर्ली ब्रैकेट लिखी जाए जी। अब है 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 और 6 are 36। तो इसका मतलब है 36 तो हमने नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास क्या उन्होंने हमें शर्त दी हुई है कि 30 तक होना चाहिए या 30 से छोटा होना चाहिए जो हमारा x है। तो इसका मतलब है कि हमने यहीं तक फिर इसको सेट ए को क्लोज कर देना है, और इसके दोनों तरफ हमने कर्ली ब्रैकेट लगा ली है और इसके अंदर सेट ए के तमाम रुकन या अदाद लिख लिए हैं। इट मीन्स कि अब ये सेट ए किस शक्ल में है, टेबुलर शक्ल में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह हम सेट बी को बना लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। सेट बी हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 और
8 4 आर 36। तो इसका मतलब है कि हमने यहीं तक लिखना है, इससे बड़ा करेंगे तो आंसर क्या है 30 से बड़ा हो जाएगा। और दोनों तरफ हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि हमारा जो सेट बी है वो किस शक्ल में आ जाए, टेबुलर फॉर्म में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, बहुत आसान और बहुत इजी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फाइंड ए इंटरसेक्ट बी। आपको ये बात पता है कि इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कॉमन लेते हैं। इस सेट में जो सेट ए है और सेट बी में जो भी रकम कॉमन है, जो भी हिस्सा कॉमन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्ट बी का आंसर है वो क्या आएगा 24 जी। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बेटा, ड्रा अ वेन डायग्राम। जब वेन डायग्राम की बात होगी तो उसके लिए आपने पहले एक रेक्टेंगल बना लेनी है, ठीक है। रेक्टेंगल आपको पता है कि जिसके आमने सामने के अजला जो है उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमने एक, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ, ये आपने एक रेक्टेंगल बना लेनी है और उसके अंदर आपने 2 सर्कल्स ड्रा करने हैं। चाहे तो आप अपनी प्रकार के साथ ड्रा कर लें, चाहे आप हाथ से ड्रा कर लें। तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ से, सिर्फ आपने क्या करना है कि 2 जो दायरे या 2 सर्कल बनाने हैं उनको आपस में ओवरलैप कराना है, ठीक है। ये दायरा उस दायरे के ऊपर से होके गुजरेगा, यानी ओवरलैप होना चाहिए इन दोनों दायरों को। अब ये देखें कि 2 दायरे भी बना लिए। अब यहाँ पर हम यू सेट जो है, जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी, अभी हम बनाते हैं उसको भी। तो वो सारे जो यू सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो एरिया ओवरलैप कर रहा है यानी ये कॉमन एरिया है। क्यों? क्योंकि देखें ये इस दायरे का भी हिस्सा है ये, ठीक है, और इस दायरे के लिए भी ये हिस्सा है। तो इट मींस कि ये जो पार्ट है वो इन दोनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट के लिए यानी इंटरसेक्ट हम करते हैं ना, कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने ए इंटरसेक्ट बी का आंसर निकाला था 24, ये 24 हमारे इस ओवरलैप एरिया के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कॉमन एरिया है दोनों सर्कल्स का। अब इस सर्कल में हम ए सेट के डिजिट्स लिख लेंगे, इस सर्कल में हम बी सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले बल्कि हम ऐसे करते हैं, यू का सेट बना लेते हैं। जो यू सेट के लिए आप ये देखें कि हमें स्टेटमेंट दी गई थी ना, x such as x is a multiple of 2। तो हम पहले u के सेट बना जी। यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 2। तो इट मीन्स कि हमने 2 का टेबल जो है वो यहाँ पर लिखना है, लेकिन कहाँ तक लिखना है, 30 से बड़ा नहीं करना, 30 से लेस देन 30 या फिर 30 के बराबर। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 16, 18, 20, 2 11s are 22। क्योंकि 30 तक जाना है ना, तो अभी हम 30 से लेस है, 30 से बड़ा नहीं करना हमने। 2 12s are 24, 2 जी स्टूडेंट्स, अब हमने यू का सेट भी यहाँ पर लिख लिया है, अपना ए सेट भी, बी भी, और अब इन तीनों सेट्स को देखते हुए हम अपनी वेन डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास जो आंसर आया था ए इंटरसेक्ट बी का वो था 24। तो उस 24 को हमने यहाँ कॉमन एरिया जो दोनों सर्कल जो शेयर कर रहे हैं वहाँ पर लिख लेना है। क्योंकि इंटरसेक्ट में भी हम क्या करते हैं,
जो एलिमेंट कॉमन होता है उसको आंसर में लिखते हैं। इसी तरह ये जो एरिया ओवरलैप हो रहा है ये भी बेसिकली दोनों, इस सर्कल का भी ये पार्ट है और ये इस सर्कल का भी, यानी ये एरिया इन दोनों का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर आंसर भी फिर वो आएगा जो भी हमने इंटरसेक्ट यानी कॉमन एलिमेंट निकाला है दोनों सेट्स में। ठीक है, अब हम इस जगह ये ए सर्कल है हमारा और ये हमारा बी सर्कल है, इसमें हम ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे और इसमें बी के। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें वो एलिमेंट्स नहीं इन दोनों सर्कल्स में आपने लिख लेने जो आपने कॉमन प्लेस एरिया में लिखे हुए हैं, इन ओवरलैपिंग वाले एरिया में लिखे हुए हैं। यानी अभी हम देखें जिस तरह लिखते हैं 6 के हमारे पास क्या एलिमेंट है, 6 12 ए सेट के 6 12 18 24 और 30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 12 18 24 नहीं यहाँ लिखा गया, उसके बाद क्या बच गया हमारे पास 30, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 24 अब हम इस ए एरिया में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो वो कॉमन प्लेस पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब बी सेट के एलिमेंट देखिए 8 16 और 24, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 8 और 16 और 24 कॉमन प्लेस जो दोनों सर्कल्स की ओवरलैपिंग एरिया वहाँ पर लिखा गया। अच्छा जी, उसके बाद ये यहाँ पर हमने अपने यू सेट के तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बात का ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट नहीं लिखने जो सेट ए में हम पहले लिख चुके हैं या सेट बी में पहले लिख चुके हैं। देखिए 2 4 यहाँ पर नहीं है तो हम लिख लेते हैं 2 4 8 8 यहाँ लिखा हुआ है तो इसलिए हम 8 नहीं लिखेंगे। अब 10 हम लिख लेंगे क्योंकि 10 दोनों सेट ए और बी में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद देखें 12 है ये इसका मतलब अब पीछे हमारे पास बच गया 14। ठीक है जी, 16 भी वहाँ लिखा हुआ है, 18 भी वहाँ लिखा हुआ है, फिर हमारे पास बच जाता है 22 हम लिखेंगे, फिर 24 वहाँ कॉमन एरिया में लिखा हुआ है। अब कर लेते हैं इस तरह 22, फिर 26 28 26 है और फिर 28 है। ठीक है जी, ये हमने अपने तमाम जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उनको भी लिख लिया। 30 ये ना 30 सेट ए में लिखा हुआ है इसलिए 30 नहीं लिख देना ये यू वाले एरिया में। तो यू सेट के तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख लिए, यहाँ पर हमने ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, यहाँ पर हमने बी सेट के तमाम एलिमेंट लिख लिए और यहाँ पर हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है क्योंकि ये कॉमन एरिया है दोनों सर्कल्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू curly bracket x such that x is an integer and 0 less than x less than and equal 150। वो क्या कह रहा है कि x एक ऐसा इंटीजर है जो कि 0 से बड़ा है और वो या 150 तक होगा या 150 से छोटा होगा। अब जी सेट के लिए वो हमें क्या कंडीशन दे रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रहा है, x सच डैट x इज इक्वल है 2 पावर m फॉर इंटीजर m, यानी ये जो 2 की पावर m है ये एक ऐसा इंटीजर है जो जिसके लिए कंडीशन क्या है 0 लेस देन m, यानी m जो है वो 0 से बड़ा है और इसके अलावा m लेस देन एंड इक्वल टू 12 है। ठीक है, यानी इससे कहने का मतलब उसका क्या है कि ये जो m है जो हम पावर 2 की पावर की शक्ल में लिखेंगे वो उसके लिए 0 उसमें क्या क्या ऐड होंगे 0 1 2 3 और ये 12 तक जो है ना ये इंटीजर्स चलेंगे। ठीक है, और इन इंटीजर्स को हम m कह रहे हैं और इन्हीं
को, इन्हीं इंटीजर्स को हम 2 की पावर बनाएंगे, यानी जिस जहाँ पर m लिखा हुआ है उस जगह पर हम पहले 0 रखेंगे, फिर इस m की जगह हम 1 रखेंगे, फिर इस m की जगह हम 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे इंटीजर्स क्या हैं, m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे इंटीजर्स को जो m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको बारी बारी हम m की प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा बन जाएगा जी सेट। ठीक है, लेकिन कंडीशन हमारी वही जो ऊपर उसने बता दी है कि आंसर जो है वो 150 से अबव नहीं होना चाहिए, वो या लेस देन 150 रहना चाहिए या इक्वल टू 150 रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है एच सेट के लिए उसने जो स्टेटमेंट दी है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर, यानी इसमें इस एच सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्केयर होंगे। तो स्टेप वाइज हम इनको सॉल्व करते हैं और ये लिखते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, अगर थोड़ी बहुत इसमें कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों को इस यहाँ पर ही मसला आता है कि m क्या है और जो है वो 2 की पावर क्या, m क्यों लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये m जो है उसने बता दी है खुद ही उस m के लिए कि वो m क्या होना चाहिए। वो m जो है वो 12 तक या 12 से छोटा होना चाहिए, ऐसे इंटीजर्स, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसको जी। सबसे पहले हम अपना जी सेट जो है उसको राइट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या करना है, 2 पावर m, यानी 2 पावर m का मतलब है कि ये जो m, जिन इंटीजर्स को हमने m कंसीडर किया है उनको बारी बारी m की जगह पर रखना है। यानी अब पहला क्या हमने रखा हुआ एलिमेंट, 2 की पावर 0। ठीक है, और बेटा ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि जब भी किसी एलिमेंट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने m को नेक्स्ट क्या कंसीडर किया हुआ है, 1। अब हम 2 की जगह 1 लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब हमने क्या करना है, 2 की जगह 2 रखना है, 2 की। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2s are 4। उसके बाद 2 की पावर क्या रखनी है हमने, 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 8। पता है ना आपको 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद 2 की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 16। फिर 2 की पावर 5, आंसर आ जाएगा 32। 2 की पावर 6, आंसर आएगा 64। 2 की पावर 7, आंसर आएगा 128। आप बेटा कैलकुलेटर यूज़ करके भी इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये नहीं समझ आ रहा, तो आपने क्या करना है, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है अपने कैलकुलेटर के ऊपर। तो जब 2 को 8 पे करते हैं तो वो आ जाता है 256। इसका मतलब है ये जो है, ये हमारी जो कंडीशन थी कि 150 के इक्वल होना चाहिए या लेस देन 150 होना चाहिए, उससे बड़ी हो गई है रकम। तो इसका मतलब है हम सिर्फ यहाँ तक 2 की पावर 7 का जो आंसर है 128, सिर्फ यहाँ तक जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं उनको लेकर एक सेट बनाएंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे जी। अब आंसर क्या था, 1 2 4 8 16 32 64 128। और ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारा जी सेट, जो कि अपनी स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सेट एच। देख लेते हैं कि एच क्या है जी। एच इज में एक्स सच डेट एक्स इज अ स्केयर, यानी अब हम स्केयर लेंगे। और आपको ये बात पता है कि कंडीशन वही है, ठीक है, कि आंसर वहाँ तक जाना चाहिए जो 150 से बड़ा ना हो जाए, 150 तक रहे या 150 से छोटा रहे।
तो आप ये देखिए, अगर हम स्केयर की बात करें तो हर टेबल में ही स्केयर होता है। किस तरह, 1 का स्केयर 1 आता है, 2 का स्केयर 4 आता है, 3 के टेबल में स्केयर क्या है 3, वो आएगा 9। फिर 4 के टेबल में भी स्केयर होता है 4 का, वो होगा 16। 5 के टेबल में स्केयर होता है, ठीक है, वो बन जाएगा 25। तो ये सारा हम अब यहाँ पर लिखते हैं अपने एच सेट को बनाने के लिए। 1 4, 3 के टेबल में स्केयर होगा तो वो क्या बन जाएगा 9। 4 के टेबल में जो स्केयर है वो होगा 16, ठीक है। 5 के टेबल में जो स्केयर है वो है 25। 6 के टेबल में जो स्केयर है वो है 36। 7 के टेबल में जो स्केयर है वो है 49। 8 के टेबल में जो स्केयर है वो है 64, ठीक है। और उसके बाद इसको ना हम यहाँ नहीं अभी कर लेते हैं जी आगे। और 9 के टेबल में 81, 10 के टेबल में 100, ठीक है। इसको ज़रा आपने ना साइड पे रहने देना, 100। और 11 के टेबल में 121, 12 के टेबल में 144 और 13 के टेबल में अगर हम करें तो वो आता है 169। और 169 फिर इसका मतलब है हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, वो 150 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने यहीं तक अपना सेट जो है वो क्लोज कर देना है। तो जी सेट भी हमारे पास आ गया और ये हमारे पास एच सेट भी आ गया, क्योंकि जी की शर्त क्या थी कि 2 की पावर m, ठीक है, 2 टू द पावर m इस शक्ल में लिखने हैं हमने सारे ये जो एलिमेंट्स हैं 12 तक, और उनका बारी बारी हमने पावर करके देख ली कि 2 को जब 1 के ऊपर उसकी पावर बना के लिखते हैं तो क्या आंसर आता है, फिर 2 की पावर 2 हो तो क्या आंसर आता है, 2 की पावर 3 हो तो जो आंसर आता है, और ये सारे आंसर जब हैं वो हमारे जी के सेट में आ जाएंगे। और इसी तरह एच के सेट में स्केयर मांगे गए हैं, तो स्केयर हर टेबल में स्केयर मौजूद है, ठीक है। 2 के टेबल में भी स्केयर मौजूद है, 3 के में भी, वो सारे हमने लिख देने हैं, लेकिन वहां तक लिखने हैं जब तक वो 150 से बड़े ना हो जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास दोनों सेट्स आ गए। अब हम इनका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है फाइंड जी यूनियन एच, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने सारे जी के जो सेट के एलिमेंट है वो लिखे हैं, सेंटर में यूनियन का सिंबल लगाया है, और यहाँ पर एच के सारे एलिमेंट्स हैं। और यूनियन में आपको पता है यूनियन का मतलब होता है कि सारे को इकट्ठा कर देना। तो हम लिखते हैं जी इनको तरतीब से 1 2 4 8, यहाँ पर 9 है 9, 16, 32, यहाँ पर है 36, अच्छा 16 के बाद 25 आएगा यहाँ पर 25, फिर 32 और फिर 36, ठीक है। और फिर आएगा ये 49, फिर आएगा 64, 64 के बाद आप ये देखेंगे आएगा 100, 121, 128 और फिर एंड पे आ जाएगा 144। इस तरह से हमने इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके तरतीब से लिख लेना है। तो ये हमारा बन जाएगा जी यूनियन एच। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। तो उसमें हमने क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच। तो सबसे पहले हमने जी का सेट लिख लिया, उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन की सिंबल डाली और फिर हमने लिखा एच का सेट। अब इसमें जो कॉमन है हमने वो लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें कि दोनों तरफ 1 इधर भी है 1 इधर भी है, इसके अलावा 4 है, 4 दोनों तरफ है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ ही 16 भी मौजूद है,
ये भी 16 है, ये भी 16 है। उसके बाद जी दोनों तरफ 64 भी मौजूद है। इस तरह जी इंटरसेक्ट एच का आंसर आ गया है 1, 4, 16 और 64। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो सेट्स P एंड Q बनाने के लिए जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। x सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू द 20। ठीक है, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो बेटा प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर ही डिवाइड होते हैं। हम अपनी बुक का ये पेज नंबर 40 खोलेंगे। जी ये देखें, इसमें जहाँ पर सारे जो सेट्स हैं उनके बारे में बताया गया, तो यहाँ पर ये देखें प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यानी ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर ही तकसीम होते हैं, अपने साथ ही तकसीम होते हैं। जी अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर प्राइम नंबर्स का तो पता चल गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन क्या दी गई है। हमें प्राइम नंबर के लिए जो कंडीशन है वो ये कि वो नंबर्स 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले अब हम अपना P सेट बनाते हैं। प्राइम नंबर अभी हमने किए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, नहीं 20 काफ़ी सारों पे जाता है ये यहाँ तक, और दूसरा 20 से ऊपर हमने नहीं जाना। हमने कहाँ तक लिखने हैं, हमारी कंडीशन जो है कि हमने उतने प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो या 20 के बराबर हों या 20 से लेस देन हों, तो वो हमारे पास फिर ये प्राइम नंबर्स बचते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे ही तकसीम होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि Q सेट बनाने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है। Q सेट है जी x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 2, 10 एंड 0 लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू द 20, यानी हमने ऐसे डिजिट्स लिखते हैं जो 2, 10 जिन पे तकसीम हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम 2, 10 को 2 पे तकसीम करके देखेंगे, फिर 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, फिर 4 के साथ, जिस पे पूरा वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेटर ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम। 1 तो आएगा ही इसमें। ठीक है, 1 पे भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अब 2 पे डिवाइड करें 2, 10 को, तो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। 3 पे करें तो 3 पे भी हो जाता है, 5 पे भी हो जाएगा, 6 पे भी हो रहा है, 7 पे भी हो रहा है, 9 पे नहीं हो रहा, 10 पे हो रहा है, 11 पे नहीं हो रहा, 12 पे नहीं हो रहा, डेसिमल में आंसर आ रहा है, 13 पे डेसिमल में आंसर आ रहा है, 14 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 15 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, 16 पे नहीं, 17 पे नहीं, डेसिमल में आंसर है, 19 पे नहीं। जी अब 20 से तो चुके हमने, अब जाना नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास Q सेट का जो आंसर है वो आ गया है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, और ये सारे क्या हैं, डिवाइज़र हैं 2, 10 के। ठीक है, यानी 2, 10 इन पे डिवाइड हो जाता है। अब ये दोनों हमने सेट बना लिए अपने। अब देखते हैं कि इन सेट्स के हवाले से वो हमें मज़ीद क्या कह रहा है। जी जो उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें वो हमें कहता है कि ये जो दो सेट आपने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, आपको बात दोबारा से याद करा रही हूँ। टेबुलर फॉर्म क्या थी, जब हम किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों सेट हमने किस शक्ल में लिखे हैं, टेबुलर फॉर्म में। अब इन दोनों सेट्स का पहले इंटरसेक्शन लेना है और फिर सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इनका यूनियन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया है P सेट
दरमियान में इंटरसेक्शन की सिंबल डाल दी है, क्यू सेट लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो दोनों सेट्स के पास होता है, वो हम आंसर लिखते हैं। तो देखते हैं, देखें इसके पास क्या है, 2 है, इधर भी है 2, इस तरफ भी है 2, इसके पास इस सेट में भी है 2, इस सेट में भी है। उसके बाद 5 दोनों तरफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 भी दोनों तरफ है, ठीक है। उसके बाद चेक करते जाएं, 17 भी नहीं, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 जी, बस ये इधर तक ही आएगा। P इंटरसेक्शन Q का आंसर आएगा 2, 3, 5, 7। बस यही जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें वो क्या कह रहा है, P यूनियन Q बताएं क्या होता है। पहले P का सारा सेट लिख लिया, U का सिंबल डाल ली, उसके बाद Q सेट लिखा, और हमें ये बात पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को तरतीब के साथ इकट्ठा करके लिख लेते हैं जी। P यूनियन Q इज इक्वल है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 तो नहीं लिखा हुआ, नहीं जी। उसके बाद 13, 14, 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है P यूनियन Q का, ठीक है। और P इंटरसेक्शन Q का आंसर भी हमने लिख लिया, और इन दोनों सेट्स को अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमने टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया था, ठीक हो गया जी। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।